नमस्कार, मैं हूं दीपक डोभाल और स्वागत है आपका आपकी खबर आपका फायदा में। आज एक महत्वपूर्ण मसले पर बात कोरोना की हो रही है, लेकिन कोरोना के रिपीट अटैक की आज हम बात करेंगे। देखिए, भारत में स्थितियां कंट्रोल में हैं। कहा यह जा रहा है कि अक्टूबर के बाद से लगातार कई दिनों तक कंट्रोल में कोरोना के आंकड़े नजर आ रहे हैं। याद कीजिए, 16-17 सितंबर के आसपास 98,000 तक मामले चले गए थे, जो बाद में 53-54,000 तक आए। अभी भी 60-65 की रेंज में आ रहे हैं। कहने का मतलब यह है कि रोजाना आने वाले मामले अभी फिलहाल कंट्रोल में है भारत में। वही अगर हम रिकवरी रेट की बात करें, भारत में तो 87% से ज्यादा है और जो एक्टिव केसेस हैं वो लगातार कई हफ्तों से 9 लाख से नीचे बने हुए हैं। तो कुल मिला के भारत में स्थितियां ठीक कही जा सकती है। लेकिन दूसरी तरफ यूरोप के कई देशों में वायरस रिटर्न्स की खबरें हैं। फ्रांस, स्पेन, जर्मनी और कई यूरोपीय देश, ये ऐसे देश हैं जहां पर कोरोना वायरस ने रिपीट अटैक किए हैं। कई देशों ने इमरजेंसी घोषणा कर दी है। कई देशों में कर्फ्यू लगा दिया गया है कई इलाकों में उनके, और साफ तौर पर सरकारों के द्वारा कहा जा रहा है कि कोरोना की सेकेंड वेव आ चुकी है। तो क्या भारत सुरक्षित है? क्या भारत के लिए ये जो राहत देने वाले आंकड़े हैं ये कुछ दिनों के आंकड़े हैं? क्या भारत में भी सेकेंड वेव आने वाली है? बहुत सारी स्टडीज ने इसको सर्दियों से जोड़कर देखा। तो क्या भारत में जैसे जैसे सर्दियां बढ़ेंगी, तापमान गिरेगा, पारा गिरेगा, क्या कोरोना की सेकेंड वेव का खतरा हमारे यहां भी उत्पन्न हो रहा है? बाकी दुनिया के जो देश हैं वहां पर सेकेंड वेव की बात की क्या स्थिति है, उनके कारण क्या हैं, आगे की राह क्या होगी, इन पर आज करेंगे विस्तार से चर्चा। पहले रिपोर्ट देखिए, लौटते हैं मेहमानों के साथ। कोरोना वायरस से देश मजबूती से लड़ रहा है। संक्रमण के नए मामले मिलने कम हो गए हैं, जबकि ज्यादा मरीज ठीक होकर घर लौट रहे हैं। इस दौरान टेस्टिंग भी बढ़ाई गई है। बावजूद इसके पिछले 2 हफ्ते के आंकड़े भारत में कोरोना के कमजोर पड़ने की गवाही दे रहे हैं। 3 अक्टूबर के बाद से कोरोना के केस घटे, जबकि ज्यादा लोग रिकवर हुए हैं। वहीं पिछले 6 दिनों से नए मरीजों की संख्या 70,000 के नीचे पहुंच चुकी है। गुरुवार को भी करीब 63,000 नए केस मिले, जबकि 70,000 से ज्यादा लोग ठीक हुए। वहीं पिछले 1 महीने में रोजाना के केस में 30% की कमी आई है। इन आंकड़ों के दम पर भारत का रिकवरी रेट 88% के करीब पहुंच चुका है, जो दुनिया में सबसे बेहतर है। रोजाना होने वाली मौत के मामले भी घटे हुए हैं, जिससे मृत्यु दर 1.5% तक पहुंच चुकी है। भारत के ये आंकड़े राहत देने वाले हैं, लेकिन आगे की राह बेहद कठिन है, क्योंकि सर्दियां आ चुकी हैं, फेस्टिव सीजन आ चुका है और पोल्यूशन बढ़ रहा है। ये तीनों ही चीजें कोरोना के बढ़ाने के लिए बिल्कुल मुफीद हैं। साथ ही हमें वो गलतियां भी नहीं दोहरानी जो यूरोप सहित दुनिया के कई देशों ने की हैं। यूरोप में जून के बाद स्थिति नियंत्रण में आ गई थी। हालात इतने सुधर गए कि कुछ देशों में स्कूल, कॉलेज, बार, रेस्टोरेंट तक खोल दिए गए। लोग भी निश्चिंत हो चुके थे, लेकिन तभी सामान्य होते हालातों के बीच संक्रमण की दूसरी लहर आ गई। बीते एक दिन में फ्रांस में 30,000 से ज्यादा केस मिले, जो अब तक का सबसे ज्यादा आंकड़ा है। सेकेंड वेव के बाद यहाँ हेल्थ इमरजेंसी लागू कर दी गई है। पेरिस सहित 8 राज्यों में रात का कर्फ्यू लगा दिया गया है। यूके में भी मामले बढ़ते जा रहे हैं। गुरुवार को यहाँ करीब 19,000 नए केस मिले। यहाँ सख्ती बढ़ा दी गई है। दोबारा लॉकडाउन की मांग भी बढ़ने लगी है। स्पेन में भी गुरुवार को 13,000 से ज्यादा नए मामले आए, जिसके बाद कुछ जगहों में बार और रेस्टोरेंट 15 दिन के लिए बंद करने का ऐलान किया गया। जर्मनी में भी नए केस 7,000 को पार कर गए। यहाँ हेल्थ सर्विस को अलर्ट पर रखा गया। अस्पतालों में कोविड स्पेशल वार्ड बनाने को कहा गया है। चेक रिपब्लिक में भी केस बढ़ने के बाद स्कूल और बार बंद कर दिए गए हैं। इटली में भी नए केस दोबारा बढ़ने लगे हैं। WHO के मुताबिक पिछले 1 हफ्ते में यूरोप में रोज 1 लाख नए मामले सामने आ रहे हैं। अमेरिका, ब्राजील, अर्जेंटीना भी कोरोना की दूसरी लहर का सामना कर रहे हैं। यहाँ कोरोना से जुड़ी पाबंदियां कड़ी करने की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। हालांकि चीन, दक्षिण कोरिया, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया जैसे देश कोरोना की दूसरी लहर को थामने में कामयाब रहे।
इन्होंने टेस्टिंग, ट्रेसिंग और सही ट्रीटमेंट के दम पर सेकेंड वेव को काबू किया। यही वजह है कि जहां बाकी देशों में नए मरीज बढ़ रहे हैं, वहीं यहां हालात काबू में हैं। यूरोप के मुकाबले भारत बेहतर स्थिति में है। यहाँ एक्टिव केस 8 लाख ही रह गए हैं। कोरोना डबलिंग रेट जो अगस्त में 25 दिन था, वो अब बढ़कर 70 दिन के पार चला गया है। लेकिन कोरोना बीमारी ऐसी है जो कभी भी चौंकाते हुए पलटवार कर सकती है। इसलिए भारत को न सिर्फ यूरोप और बाकी इलाकों में सेकेंड वेव पर नजर रखनी होगी, बल्कि उनकी गलतियों से भी सीखते रहना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो यूरोप के देश और बाकी जगहों पर भी सेकेंड वेव का खतरा मंडराने लगा है। कई देशों ने तो स्वीकार कर लिया है कि हम सेकेंड वेव से अब जूझ रहे हैं। इसका रिफ्लेक्शन आपने देखा होगा ग्लोबल मार्केट्स पर भी दिखा, और उसका कहीं ना कहीं जो रिफ्लेक्शन है वो इंडियन मार्केट्स पर भी एक समय के लिए दिखा था। कुल मिला के कहने की बात यह कि चिंताएं अब लगातार बढ़ती जा रही हैं। ऐसे में भारत की स्थिति क्या है, और वाकई में क्या सेकेंड वेव जो कई देशों में आ रही है, उससे अब दुनिया को एक बार फिर से अलर्ट मोड पर आ जाना चाहिए, फिर से वही फरवरी मार्च वाली स्थिति में चला जाना चाहिए, या फिर ये एक्सपेक्टेड लाइंस पर ही है? इस पर आज कर रहे हैं हम चर्चा। दो खास मेहमान मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं। डॉक्टर संजीव चौबे जुड़ रहे हैं हमारे साथ, जो कि एमडी हैं सेंट माइकल हॉस्पिटल के, चीन से हमारे साथ जुड़े हैं। डॉक्टर चौबे, थैंक यू सो मच, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। बहुत बहुत स्वागत शो पे आपका। हमारे साथ हैं डॉक्टर जेएस अरोड़ा, जो कि एडवाइजर हैं पेशेंट सेफ्टी WHO के। डॉक्टर अरोड़ा, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर संजीव, आपसे ही शुरुआत करते हैं सर। चीन में तो कमोबेश हालात बहुत काबू में हैं, हालांकि वहां पर भी लगभग डजन के आसपास कहा जा रहा है कि केसेस आ रहे हैं। कुछ कुछ जगह एक बार दोबारा सिर उठाने की कोशिश कोरोना कर रहा है, ऐसी रिपोर्ट्स बता रही हैं। लेकिन सेकेंड वेव फिर भी कंट्रोल में कही जाएगी। लेकिन आपका ऑब्जर्वेशन यूरोपियन कंट्रीज को लेकर सर क्या है? देखिए, ऐसा है कि जिस प्रकार जैसे इटली, स्पेन और अभी यूके, फ्रांस, इन सभी यूरोपियन कंट्रीज में डेली 10,000 से ज़्यादा केसेस पाए जा रहे हैं। स्टार्टिंग में जब इन्होंने लॉकडाउन किया था, और जो कि एसिम्प्टोमेटिक थे, बट हम लोग पहले मान के चल रहे थे कि इसका जो है क्या बोलते हैं, एक पर्टिकुलर वायरल फेज होगा। बट अभी तक हम लोग इसमें कुछ ज़्यादा स्टडी तो कर नहीं पाए हैं कि इस वायरस का एक्चुअल फेज कितने दिनों का है, कितने दिन में हेल्दी पीपल जो है उसमें रह पाता है कि नहीं। तो कुल मिला के ये है कि आइदर यू कैन से इट्स अ सेकेंड वेव और इट कुड बी द एक्टिव, लेकिन उनका जो कि इम्यूनिटी काफ़ी स्ट्रांग रही होगी, और जब थोड़ा सा पूरी जगह पे फैलने की वजह से डीएक्टिवेट्स, मतलब उनमें सिम्टम्स दिखने लगे होंगे। दैट्स वाई अब 10,000, 15,000 केसेस जो है आपको यूरोपियन कंट्री से सुनने को मिल रहा है। एंड द गुड थिंग इज दैट कि इंडिया में इसके रेट काफ़ी कम हो गए। हम लोग के पास करीब 8 लाख के पास इशू है, बट बहुत लोग अभी भी टेस्ट उनका नहीं हुआ है। बहुत लोग एसिम्प्टोमेटिक है बट पॉजिटिव है, उनको कोई सिम्टम नहीं है बट दे आर स्टिल पॉजिटिव। और वो कितने लोगों को फैला रहे हैं, स्टिल वी कांट से। ऑलराइट सर, डॉक्टर अरोड़ा, आपका ऑब्जर्वेशन सर सेकेंड वेव को लेकर, क्योंकि डॉक्टर संजीव तो कह रहे हैं कि हो सकता है कि ये सेकेंड वेव ना हो, बल्कि किन्हीं कारणोंवश थोड़ा सा रुका हुआ ये इन्फेक्शन रहा हो, और अब वो केसेस बाहर आ रहे हैं धीरे धीरे। सो ये पुराने ही जो केसेस हैं उन्हीं का सिलसिला आगे चलता हुआ, फिलहाल उनका ऑब्जर्वेशन ये है। आप क्या कहेंगे डॉक्टर अरोड़ा? अगर आप भारत की बात करें तो ठीक है, थोड़े दिनों से काफ़ी हमारे केस कम हुए हैं और रिकवरी रेट काफ़ी अच्छा हुआ है, लेकिन भारत की आने वाले टाइम में स्थिति ज़्यादा ख़राब होने वाली है। जैसे आपको मालूम है कि यहाँ पर एक तो पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है, और सर्दी के अंदर हवा जो है नीचे ज़्यादा रहती है, बाहर ऊपर नहीं जाती है, और जो हवा का मूवमेंट भी कम होता है, ब्रीजिंग उतनी नहीं होती है, और पोल्यूशन ज़्यादा है जिससे थिकनेस ज़्यादा बढ़ती है, जिससे जो वायरस है जो ज़मीन पे गिर जाता है वो ज़्यादा देर तक एयर में रहेगा। और दूसरी बात यह है कि फेस्टिवल सीज़न आने वाला है। फेस्टिवल सीज़न के अंदर हमारे यहाँ तो बहुत क्लोज कॉन्टेक्ट, आपने देखा होगा अभी दुर्गा पूजा है अपना, उसमें कोलकाता के अंदर, उसमें बंगाल में, इधर हमारे यहाँ नवरात्रे शुरू होने वाले, दिवाली है, दशहरा है,
तो उसमें जो भीड़ होने वाली है वो भीड़ को आप रोक नहीं सकते। अभी हमने देखा कि दिल्ली की अगर मैं बात करूं तो वीकली बाजार खुल गए हैं। अगर वहां जाकर देखते हैं तो एक एक छोटे छोटे जो स्टॉल बने होते हैं वीकली बाजार के अंदर, वहां पर इतने लोग होते हैं कि एक के ऊपर एक चढ़ा होता है। और जहां तक मास्क का सवाल है, लोगों ने मास्क तो या तो पहनते नहीं हैं और पहनते भी हैं तो वो चिन से नीचे होता है, और बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने पूरा मास्क पहनता हुआ है, वरना नोज पे नहीं पहनते। तो प्रिकॉशन की चीज़ जो गलती यूरोप में की है, लोग यूरोप में भी यही बात हुआ है, जो दोबारा वहाँ केस आया उसका रीज़न यही है कि वहाँ जब एक बार उन्होंने थोड़ी सी ढील दी है तो उन्होंने बल्कि उससे ज़्यादा ढील ले ली है। वहाँ तो स्विमिंग पूल भी और नाइट क्लब भी और ड्रिंक डांस ये सब कुछ शुरू हो गया, और उससे वहाँ बहुत फैल रहा है। और यही परिस्थिति यहाँ जो है वो भारत में होने वाली है। पोल्यूशन है, सर्दी है, फेस्टिवल है, और लोगों के अंदर जो है बिल्कुल लापरवाह हो चुके हैं इस समय। वो खास तौर से देखो, मैं इसके बारे में एक बात कहना चाहूँगा, जो बात हम शुरू से पहले कहते हैं, मैं इसको जो लोग वैक्सीन की बात करते हैं, मैं इस वैक्सीन को जो प्राइमरी वैक्सीन है कोरोना की, उसको पोलियो से जोड़ना चाहूँगा। पोलियो में हम देखते हैं कि पहले साल में 5 डोज देते हैं। पहला डोज फर्स्ट स्टेज है, तो इसमें पहला वैक्सीन जो है वो हमारा मास्क है। जो सेकेंड डोज है दैट इज़ हैंड हाइजीन। थर्ड हम कह सकते हैं उसका डिस्टेंस, सोशल डिस्टेंस 6 फुट का। और तीसरी चीज़ है वेंटिलेशन, और चौथी चीज़, और पांचवा जो है वो है उसका कांटेक्ट टाइम। ये 5 डोज जो है हम पहले साल में पोलियो को देते हैं। यही 5 डोज मोस्ट इफेक्टिव है कोविड-19 के लिए। इसके अलावा हम आपने देखा होगा कि कोविड पोलियो, एक मैं कहना चाहूंगा, वहां हम कहते हैं कि पोलियो ड्रॉप बार बार, तो यही जो चीजें हैं, 5 चीजें हमें बार बार जो है उसका इस्तेमाल करना है, तब भी हम कोविड से बच चुके हैं। नहीं तो ये सेकेंड वेव क्या, पहली वेव ये भी खत्म नहीं हुई है, और हम अगले जो एक महीने के अंदर, मई नवंबर के अंदर, दिसंबर के अंदर, ये बहुत ज्यादा केस बढ़ने वाले हैं। बिल्कुल। मैं डॉक्टर संजीव के पास आना चाहूँ, इससे पहले कुछ आंकड़े जो 20 मेनलैंड नेशंस हैं यूरोपियन कंट्रीज के, उसके आंकड़े कुछ दिए गए हैं। जैसे ऑस्ट्रिया है, ऑस्ट्रिया में अब जाके रीइंट्रोड्यूस कर रहे हैं वो मास्क वेयरिंग को। बिल्कुल डॉक्टर अरोड़ा जैसा कह रहे थे कि लापरवाहियां हुई हैं, एक ढिलाई दी और उस ढिलाई का नाजायज फायदा एक तरह से पब्लिक ने उठाया। बेल्जियम में भी अब दोबारा से रीइंफोर्स करने की कोशिश की गई है। क्रोएशिया में मास्क को दोबारा से अब मैंडेटरी किया गया पब्लिक ट्रांसपोर्ट, शॉप्स और पब्लिक इवेंट्स में। चेक रिपब्लिक में यही हाल है, डेनमार्क में भी यही हाल है। मैं देख रहा हूं फिनलैंड से लेकर, फ्रांस से लेकर, जर्मनी से लेकर, बहुत सारी जगह डॉक्टर चौबे इन कंट्रीज में मास्क को लेकर जो थोड़ी शिथिलताएं दी गई थी उसका सही से पालन नहीं किया गया, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि दोबारा केसेस जो है वो 15-15 हजार पर डे तक पहुंच गए बहुत कंट्रीज में। देखिए, मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि ये जो मेन मुद्दा है बेसिकली है डिसिप्लिन का। और जहाँ पे स्टार्टिंग में कुछ गवर्नमेंट ने इसको स्टार्टिंग में ही रोक लिया, तो उसमें क्या हुआ कि वो बढ़िया से आराम से रुक गया और वो कंट्रोल कर लिया। उनके पास बहुत 3-4 महीने तक कोई केस नहीं आया, लगभग कोई केस का मतलब बहुत रेयर केसेस। बट जैसे ही थोड़ा सा लोगों का सोशल गैदरिंग शुरू हुआ और उसको बाद में बाहर से भी लोग कहीं कहीं से आने जाने लगे, डेफिनेटली इसमें रेट में इंक्रीज हुआ है। और अभी जो डॉक्टर साहब बोल रहे हैं कि ये जो सेकेंड वेव है हमारे यहाँ, ये इज वेरी राइट, क्योंकि हमारे यहाँ जो अभी थोड़ा नीचे डाउनफॉल चल रहा है, विच ऑल्सो हमारा भी एक पीक अभी और आना बाकी है। तो प्रोबेबली हम लोग भी एक सेम सिचुएशन में रहेंगे आगे जाके कुछ महीनों में। ऑलराइट डॉक्टर अरोड़ा, अब सवाल यह है सर कि आपने जैसा कहा कि भारत में एक सेकेंड वेव की प्रबल संभावनाएं हैं, तो हम क्या ये मान लें, क्योंकि अभी भी भारत में ये नहीं माना जा रहा है कि हम फर्स्ट वेव से निकल गए हैं या हमारे यहां अभी पीक आ गया है, तो आप क्या बोलेंगे? जो आप आने वाले समय में जो प्रेडिक्शन दे रहे हैं वो अभी फर्स्ट वेव का ही एक एक्सटेंशन होगा या फिर केसेस कम होने के बाद हम सेकेंड वेव देखेंगे? मेरे हिसाब से तो हम फर्स्ट वेव का एक्सटेंशन ही बोलेंगे। क्योंकि अभी हमारा जो है ये जो पीक मुझे लग रहा है कुछ टेम्परेरी फेज के लग रहा है। ये जैसे ही आप देखना कि फेस्टिवल सीजन आएगा, थोड़ा पोल्यूशन बढ़ता है, हमारे यहाँ और केस बढ़ने वाले हैं। एक गलती हमारे यहाँ और होती है, वो ये होती है कि किसी को अगर कोई सिम्टम आते हैं, मान लो
हल्का बुखार आया, 2-4 लूज मोशन हुए, हेडेक हुआ, कुछ भी कफ थ्रोट हुआ, वो 2-3 दिन तो पहले डॉक्टर को दिखाते ही नहीं हैं। वो अपना घर में काढ़ा पी लिया, केरोसिन ले लिया, कुछ दवाई ले लिया और उसी से गुजारा करते हैं। फिर जब 2-3 दिन डॉक्टर के पास जाते हैं, फिर जब डॉक्टर बोले भी उसको टेस्ट कराने के लिए, तो यही कहा जाता है कि डॉक्टर साहब ये तो छोटा सा है, अभी ठीक हो जाएगा, मुझे कुछ नहीं है। और उससे बड़ी बात जो उनको डर लगता है वो ये है कि जब उनको कोरोना पॉजिटिव निकल आता है तो जो घर के बाहर पोस्टर लगता है या कई बार उसको एकदम पूरे मोहल्ले वाले उसको आइसोलेट कर देते हैं, उसको कहीं ना कहीं देखना पड़ेगा। मैं ये मानना है सरकार को एक अपनी इस पॉलिसी पे दोबारा रिव्यू करना चाहिए कि अगर कोई कोरोना केस आता है, पहले तो उठा के ले जाते थे, तब तो बहुत खतरनाक था, अब उठाते नहीं हैं, लेकिन जो बाहर पोस्टर लग जाता है उसको वो जो है एक स्टिग्मा बन जाता है और उस कारण से भी लोग टेस्ट नहीं कराते। और जब वो टेस्ट नहीं कराते, लाइट सिम्टम होते हैं, माइल्ड सिम्टम होते हैं और वो दूसरे को फैलाते रहते हैं। और जो एसिम्प्टोमेटिक कहा जाता है, एक्चुअली वो एसिम्प्टोमेटिक होता नहीं है, वो बेसिकली लाइट सिम्टम होते हैं। जैसे आपको एक दिन के लिए बुखार आया, 2-4 घंटे के लिए आया, या सुबह ठीक है, शाम को थोड़ा सा एक्सर्शन हो गया तो बुखार आ गया, या हल्की सी खांसी आ गई, तो आदमी से होता मुझे कोई सिम्टम आया ही नहीं है, जबकि वो सिम्टम आए होते हैं। तो ये जो चीज़ है, ये इससे जो फैलेगा उसको रोकना बहुत मुश्किल है। तो मेरा इसके लिए 2 चीजें हैं मैं कहना चाहूंगा। एक तो सरकार से उसको रिव्यू किया जाए कि जो कोविड पॉजिटिव आता है उसके बाहर पोस्टरबाजी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि पोस्टर लगाने के पास वो पोस्टर के कारण ही लोग टेस्ट नहीं कराते हैं, उनको स्टिग्मा हो जाता है। दूसरा, पब्लिक से ये मेरी रिक्वेस्ट है कि जैसे ही पहला सिम्टम, कुछ भी सिम्टम आता है आपको, आप डॉक्टर के पास जाइए और डॉक्टर अगर आपको एडवाइस करता है तो आप फौरन टेस्ट कराइए। भाई अब तो बहुत जगह पे जो है रैपिड एंटीजन टेस्ट फ्री हो रहा है, तो फिर भी लोग कराने से कतराते हैं। तो इसके लिए मैं कहना चाहूँगा कि जल्दी से जल्दी टेस्ट कराइए ताकि आप अपने आप को क्वारंटाइन या आइसोलेट जैसी कंडीशन में वैसे कर सकें और आगे इसको ना फैलाएं। तो दुनिया में अब कोरोना की सेकेंड वेव का खतरा तो अब क्या कहेंगे, दस्तक दे दी है। कई देशों ने तो ये मान लिया है कि उनके यहाँ सेकेंड वेव है, और ऐसे में अब आगे की राह क्या हो, कोरोना को लेकर कितनी सतर्कता बरतनी और भारत में इसको लेकर क्या चिंताएं हैं, इस पर आज हम कर रहे हैं चर्चा। डॉक्टर चौबे, अब देखिए फ्रांस में हम देख रहे हैं कि पेरिस सहित 7-8 शहरों में तो अब रात का कर्फ्यू भी लागू कर दिया गया कि भाई आप अब आपको छूट नहीं मिलेगी जैसे आपको मिलनी चाहिए थी। जर्मनी में भी जो 16 फेडरल स्टेट्स हैं उन्होंने भी कहा है कि भैया आप एक यूनिफॉर्म रेस्ट्रिक्शंस लेकर आइए। कहने का मतलब ये कि लॉकडाउन का आप एक वृहद वो लेकर आइए और सब जगह लगाया जाएगा। अगर सर फ्रांस और जर्मनी जैसे देशों में ये चिंताएं इतने स्तर पर पहुंच चुकी हैं, इमरजेंसी और कर्फ्यू तक पहुंच चुकी हैं, सर गलतियां कहां पर की इन लोगों ने जो वापस इनको ये दिन देखने पड़ रहे हैं? सिर्फ सर्दियां, सिर्फ मौसम, या फिर कुछ और? वेदर तो कोई कोरिलेट हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि पहले स्टार्टिंग में था कि वायरल है तो विंटर में होगा, बट वो तो पूरा थ्रू आउट द ईयर ही सर्वाइव कर गया। यहाँ तक कि हॉट टेम्परेचर में जब कैलकुलेशन था कि ये कम होगा, बट वो काफ़ी ज़्यादा मतलब इनफैक्ट बढ़ गया। इंडिया में तो उसके बाद मतलब मई के बाद तो केसेस काफ़ी बढ़े हैं। और जो यूरोपियन कंट्रीज में था क्या कि वहाँ पे इस चीज़ को जब एक बार उन्होंने कंट्रोल कर लिया तो लोग पब्लिक जो है उसको काफ़ी लाइटर लेने लगी। सबसे बड़ी गलती यही हुई। और आज के डेट में भी अगर मैं इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बात करूँगा तो इंडिया की भी पब्लिक जो है बहुत लाइटर, और हमारे यहाँ डेंस पॉपुलेशन की भी एक प्रॉब्लम है, जो एक ही घर में 4 लोग 5 लोग रहते हैं और सबसे ज्यादा वनरेबल चिल्ड्रन होते हैं। तो बच्चों को जो है एसिम्प्टोमेटिक, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि 10 मिनट का बुखार, मतलब 1 दिन का बुखार या 4 घंटे का बुखार या वॉमिटिंग, नॉजिया, कुछ भी, फटीग या वीकनेस, कुछ भी है, तो ये एक सिम्टम्स था और वो अपने आप ही ठीक हो गया। तो उन्होंने ये समझ लिया कि अच्छा ठीक है, मतलब दैट्स ओके, कि ये कोई सिम्टम नहीं था और जस्ट एक दिन के लिए आया था। बट सबसे बड़ा मिस्टेक यही हुआ कि एक बार जब कंट्रोल हो गया तो फिर उसके बाद जो है इन लोग दोबारा मतलब अपने आप को डिसिप्लिन नहीं कर पाए। मैं दैट्स व्हाई आई रिपीट द थिंग कि इट्स अ मैटर ऑफ डिसिप्लिन। जो जिसके घर में हादसा होता है वो जानते हैं कि इसका क्या मतलब इकोनॉमिकली कैसे इफेक्ट करता है उनके घर में, और उनके घर में कोई आदमी मेंबर लॉस होता है तो कितना ज़्यादा पेन होता है। तो ये चीज़ जो है वो यूरोपियन कंट्रीज में उसको स्टार्टिंग में इन्होंने काफ़ी तैयारी करके अच्छा एकदम एक अच्छा प्रोस्पेक्ट दिखाया पूरे वर्ल्ड को कि वी कैन कंट्रोल। बट बहुत सारे कैरियर हैं, क्योंकि इस वायरस पर भी उतना ज़्यादा काम हुआ नहीं है जितना होना चाहिए कि कितने दिन तक कैरी रैक करेगा और कितने दिन तक ये
एसिम्प्टोमेटिक रहेगा और कैसे ये मतलब काफी कुछ इस पे भी काम करना हमें बाकी है। ठीक है। इसलिए दवाई डेली चेंज हो रहा है और वैक्सीन की बातें भी मतलब रोज आप सुनते ही होंगे कि ये फेज वो फेज। और मैं ये वैक्सीन से ही आपने जहां पर बात की वैक्सीन का जिक्र किया डॉक्टर अरोड़ा, वैक्सीन का जिक्र अभी डॉक्टर चौबे ने किया। एक तरफ तो देखिए वैक्सीन का अभी दूर दूर तक अब कुछ कहना अभी मुमकिन है नहीं, आपके कई ट्रायल्स एक तरह से फेल हो चुके हैं, आप कह सकते हैं अलग अलग फेजेस में हुए हैं, लेकिन अभी कोई संभावना नजर नहीं आ रही है। उम्मीदें हालांकि बाकी हैं कि अगले साल की शुरुआत तक आ जाएंगी, हमारी भी ऐसी उम्मीद है, लेकिन फिलहाल इस दिशा में कोई ठोस कदम दिखाई दे नहीं रहे, कुछ संकेत मिल नहीं रहे। दूसरी तरफ सर WHO ने, आप WHO से संबद्ध हैं, रेमडेसिविर, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन, 2 और दवाइयां हैं, उनको कह दिया कि भाई ये दवाइयां तो कारगर साबित ही नहीं हुई हैं, बिल्कुल इनका कोई असर ही नहीं हुआ, ना के बराबर असर हुआ है। ऐसे में आपको नहीं लगता कि कोरोना की लड़ाई आगे जिसके लिए हमें और तैयारी करनी चाहिए थी, कहीं ना कहीं कमजोर पड़ रही है? दीपक जी, ऐसा है कि ये जो कोरोना वायरस है ना, वाकई जो वो कहते हैं नोवल वायरस है, मतलब एक किस तरह से बिहेव करेगा किसी को समझ नहीं आ रहा। जैसे शुरू में हम सिम्टम कहते थे गला खराब बुखार है, और आते आते कहाँ तक सिम्टम एकदम बदल गए। आप देखते हैं कि लॉस ऑफ स्मेल, लॉस ऑफ टेस्ट, अलग अलग सिम्टम आने शुरू हो गए, सिंपल फैटीग है। इसी तरह जो ट्रीटमेंट का भी है, ये देखा समझा जा रहा था, क्योंकि जो रेमडेसिविर है वो सार्स जो 2003 में और मर्स 2012 में आया, क्योंकि उसमें थोड़ा इफेक्टिव था, तो ये समझा जा रहा था कि इसमें इफेक्टिव हुआ। तो कुछ ट्रायल्स में थोड़ी सक्सेस मिली है, लेकिन फिर जब 30 कंट्रीज़ के अंदर करीब 405 हॉस्पिटल में 11,266 जो है पार्टिसिपेंट के ऊपर ये ट्रायल किया गया, तो उसमें ये देखा गया है कि बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं मिला। लेकिन अभी भी जो है वो जो इफेक्ट है वो जो हॉस्पिटलाइज केस के अंदर देखा जा रहा है, चाहे वह हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन है, चाहे रेमडेसिविर तो देते ही हॉस्पिटल में है। दूसरी एक चीज़ और है, जो एंटीवायरल ड्रग है, चाहे रेमडेसिविर है चाहे फेविपिराविर है, ये तभी फायदा करता है जब इनिशियल स्टेज देते हैं, और जब हमारे पेशेंट हॉस्पिटल जाते हैं वो ऑलरेडी 5-7 दिन निकल चुके होते हैं। तो ये भी एक कारण हो सकता है कि जो उसमें रिजल्ट अच्छे ना मिले हों। हालांकि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने 2-3 दिन पहले जो था क्रिटिकल इलनेस के लिए था, अब मॉडरेट के लिए भी अलाउ कर दिया है। और हम हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन की बात करें तो ऑलरेडी हमारे यहाँ अप्रूव्ड है, वो हेल्थ केयर के लिए, प्रिवेंशन के लिए, और दूसरा क्या कहते हैं, जो ऑलरेडी इफेक्टेड है, जो डायग्नोस केस है, उसके जो केयर गिवर हैं उनके लिए भी ऑलरेडी अप्रूव्ड है। ओके तो हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन का जो है उसका तो वो हॉस्पिटल के लिए उन्होंने मना किया है। अभी इसका जो है प्री इन्फेक्शन प्रिवेंशन के लिए या पोस्ट कोविड के लिए कितना इफेक्ट है, उसके ऊपर अभी उसकी स्टडी चल रही है, उसका भी कुछ कहा नहीं गया है। लेकिन क्योंकि ये एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग है, ये सिम्टम्स को जरूर कम करेगी, साइड इफेक्ट कम करेगी। ऑलराइट सर, मैं फटाफट से अब दोनों के पास आऊंगा। 30-30 सेकंड सर, मेरी गुजारिश रहेगी, टाइम पे स्ट्रिक्ट रहें। 30-30 सेकंड में सर, अब आने वाले टाइम में डॉक्टर चौबे आपसे शुरू कर रहा हूं, बहुत संक्षेप में। आने वाला समय भारत के लिए चुनौतीपूर्ण है, त्योहार है, ठंड है और सोशल डिस्टेंसिंग का एक बड़ा इशू आने वाला है, क्या सलाह देंगे? 30 सेकेंड्स। तो देखिए, पहले तो उसको वेदर से हम कोरिलेट ना करें, क्योंकि हमने सारे वेदर्स में उसको एक साथ तक झेल लिया, ठीक है, तो ये तो कहना गलत हुआ। दूसरा ये है कि हमें ये डिफाइन करना होगा कि ये जो पेशेंट है सिम्टोमेटिक है, ये क्या वैक्सीन ग्रुप में बिलोंग करता है या फिर प्लेसिबो ग्रुप में बिलोंग करता है, नंबर 2। नंबर तीसरा, आज के डेट में हम न्यूअर एंटीवायरल इम्यूनोमॉड्यूलेटर्स, उसके बाद आपको मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज का कॉम्बिनेशन हम दे रहे हैं। और 11,000 की जो CNN और ये जो BBC की न्यूज़ है, अभी तक तो कोई मतलब ये नहीं था, बट ये भी प्रूव नहीं है कि ये जो ड्रग है वो कोरोना में काम कर रहा था, बट वी डोंट नो एग्जैक्टली ये इसके लिए। ऑलराइट सर, ऑलराइट। डॉक्टर अरोड़ा 30 सेकंड सर। मैं तो एक ही चीज कहना चाहूंगा कि हमें ट्रीटमेंट पे नहीं, प्रिवेंशन पे जोर देना है, और प्रिवेंशन हमारे हाथ में। आपने देखा है कि अगर हमने HIV की बात भी देखी जाए तो ट्रीटमेंट नहीं है, उसका हमने प्रिवेंशन किया है। अगर ये लोग पूरे तरीके से मास्क पहनते हैं, हैंड हाइजीन रखते हैं, डिस्टेंस रखते हैं, भीड़ वाली जगह को अवॉइड करते हैं और वेंटिलेशन में रखते हैं, और अगर किसी से कोई चीज़ करनी है, कांटेक्ट टाइम कम रखते हैं, तो हम पूरी तरह से कोरोना को 99% हम बच सकते हैं। ये मैं जो 5 मैंने वैक्सीन के तरीके बताए हैं, अगर ये फॉलो किए जाएं
तो हम बहुत हद तक कोरोना से बच सकते हैं। बिल्कुल। और हमें ऐसी कंडीशन पैदा नहीं होनी चाहिए कि उसमें हॉस्पिटल जाना पड़े। एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगा कि जैसे ही आपको सिम्टम आता है, हाँ। आप फौरन उसको कोविड का टेस्ट कराइए, और जो अगर डॉक्टर आपको कोई ब्लड टेस्ट कुछ और बताते हैं जी, वो करा के उसको जल्दी से जल्दी अपना इलाज कीजिए। बिल्कुल, जल्द से जल्दी इलाज कराएं। ये ना समझें कि सिम्टम आया और गया, या सिम्टम आया नहीं था, हो सकता है नॉर्मल फ्लू हो, या अपने आप डॉक्टर ना बने। हर हाल में छोटा भी सिम्टम अगर आए तो टेस्ट जरूर कराएं, इलाज फिर डॉक्टर आपको बताएंगे। लेकिन 3 इंपॉर्टेंट चीजें हैं, एक त्योहार आ रहे हैं, दूसरा सर्दियां आ रही हैं, और तीसरा जो डॉक्टर गुलेरिया ने, एम्स के डायरेक्टर ने कहा है कि पॉल्यूशन जैसे जैसे बढ़ रहा है, दिल्ली में आप हाल देख रहे हैं, कोविड का खतरा ज्यादा हो जाएगा। इन तीनों फैक्टर्स को ध्यान में रखिए, और जो हमारे दोनों एक्सपर्ट्स ने आज बताए हैं उनको ध्यान में रखिए। तो हो सकता है भारत में हम सेकंड वेव, फर्स्ट वेव का एक्सटेंशन इसे कहा जा रहा है, लेकिन अगर सेकंड वेव भी आती है तो शायद उससे हम लड़ने की स्थिति में हो। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर संजीव चौबे वक्त निकालने के लिए। थैंक यू सो मच डॉक्टर JS अरोड़ा आपका। इसी के साथ आज के इस आपकी खबर आपका फायदा के शो में इतना ही। इजाजत दें, नमस्कार।